फिल्म की शुरुआत होती है बफेलो न्यूयॉर्क में, जहां हम मिलते हैं एक आदमी से जिसका नाम हेनरी है। वो एक टोल बूथ पर काम करता है और उसकी जिंदगी बेहद उबाऊ और एकरस है। एक सुबह अपनी रात की ड्यूटी खत्म करने के बाद वह घर लौटता है ताकि अपनी पत्नी डेबी के साथ नाश्ता कर सके। जैसे ही वे बातें करते हैं, डेबी बच्चे की इच्छा जताती है, लेकिन हेनरी इस विचार पर हिचकिचाता है। यह सुनकर डेबी नाराज हो जाती है और पूछती है क्या वह अभी भी उसे प्यार करता है। हालांकि वह हाँ कहता है, लेकिन उसकी भावभंगिमा कुछ और ही बयां करती है। लेकिन उनकी बातचीत उस समय बाधित होती है जब दरवाजे पर खटखटाहट होती है। दरवाजा खोलते ही सामने आता है हेनरी का दोस्त एडी, उसके साथ एक आदमी जो भी है, जो सामने के आंगन में जोर जोर से उल्टी कर रहा है। वे जो को अंदर ले जाते हैं और डेबी जो नर्स है उसकी देखभाल करती है। एडी फिर हेनरी को बताता है कि वे बेसबॉल खेलने जा रहे थे, लेकिन जो कि तबीयत खराब होने की वजह से अब वह नहीं खेल सकता। वह हेनरी को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। शुरुआत में हेनरी हिचकिचाता है, लेकिन अंत में वह मान जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वे बफेलो बैंक के सामने पहुंचते हैं, जहां एडी और उसका दोस्त दावा करते हैं कि वे सिर्फ नकदी निकालने जा रहे हैं। लेकिन सच सामने आता है, वे दरअसल डाकू हैं। वे मुखौटा पहनते हैं और हथियार लेकर बैंक में घुस जाते हैं। एक भ्रमित हेनरी कार में रह जाता है और जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसकी गाड़ी चोरी कर ली गई है और तारों को छेड़छाड़ कर इसे चालू कर दिया गया है। कुछ ही लम्हों बाद एक सिक्योरिटी अलार्म बजता है और एडी और उसका दोस्त बैंक से भाग जाते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड फ्रैंक हेनरी को देखता है, जो डाकुओं जैसी जर्सी पहने हैं, और उसे रोक लेता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस अफसर समझते हैं कि हेनरी असल में डाकू नहीं था और उसके दोस्तों के नाम पूछते हैं, लेकिन वह कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। बेचारा आदमी ऐसे ही 3 साल की सजा पा जाता है उस जुर्म के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं। वहां पहुंचने पर वह अपने सेलमेट मैक्स से मिलता है, जो एक पूर्व कैदी है। मैक्स पूछता है कि वह जेल में क्यों है और हेनरी बताता है कि उसे बैंक लूट के लिए दोषी ठहराया गया है, लेकिन साफ करता है कि वह गलत तरीके से आरोपित हुआ है। दोनों आदमी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मैक्स एक समझदार इंसान लगता है, जो हेनरी से कहता है कि असली जुर्म अपने ख्वाबों का पीछा न करना है। वह कहता है कि वहां के सारे कैदी कभी बड़े ख्वाब रखते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ गलत हुआ जिसकी वजह से वे यहाँ पहुंच गए। वह हेनरी से पूछता है कि उसके ख्वाब क्या हैं, लेकिन हेनरी चौंकाने वाली बात बताता है कि उसके कोई ख्वाब नहीं है। दृश्य फिर बदलता है और 6 महीने बाद दिखता है जब डेबी जेल में हेनरी से मिलने आती है और हैरानी की बात यह बताती है कि वह किसी और से मोहब्बत करने लगी है। अजीब तरह से हेनरी थोड़ा भी आहत नहीं लगता और उसके लिए जिंदगी में खुशियां चाहता है। दृश्य फिर कटकर 1 साल बाद दिखता है जब हेनरी मैक्स और अन्य कैदियों के साथ वक्त गुजारता है। मैक्स बताता है कि हर बार जब उसकी पैरोल की समीक्षा होती है, वह पैरोल अफसर से कहता है कि अगर उसे रिहा किया गया तो वह उसके घर में घुस जाएगा, कुत्ते को मार देगा, घर जलाएगा और जो भी सांस लेता है उसकी जीभ निकाल देगा। ये इसलिए है क्योंकि मैक्स कभी जेल छोड़ना नहीं चाहता और इसे अपना घर मान चुका है। बाद में हेनरी मैक्स से पूछता है कि उसका ख्वाब क्या है और बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि वह अपना ख्वाब जी रहा है, जो है जेल में रहना। कुछ समय बाद हेनरी का पैरोल रिव्यू होता है और लगता है कि वह भी जेल छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैक्स उसे समझाता है कि ठीक से पेश आए और उम्मीद करता है कि वे कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। इसके बाद हेनरी को पैरोल मिलती है और वह अंततः जल्दी जेल से रिहा हो जाता है। वह घर लौटता है और हैरान रह जाता है जब पाता है कि डेबी अब जो के साथ रिश्ते में है और वह गर्भवती भी है। जब वह अपने सामान इकट्ठा कर रहा होता है तो जो उसके पास आता है और उसे एक जॉब का ऑफर देता है, लेकिन ये एक पिरामिड स्कीम होती है, इसलिए हेनरी इनकार कर देता है। जो उसका धन्यवाद करता है कि हेनरी ने पुलिस को उसका नाम नहीं दिया, लेकिन हेनरी कहता है कि वह उसका नाम भी नहीं जानता। उस रात हेनरी टीवी पर एक औरत का कमर्शियल देखता है जो शहर की लॉटरी बफेलोटो का प्रचार कर रही होती है। अगले दिन बोरियत और कंफ्यूज महसूस करते हुए वह बफेलो बैंक लौटता है और बिना वजह घूरने लगता है। अचानक एक कार कहीं से आती है और उसे कुचल देती है। ड्राइवर एक औरत जूली होती है जो उसे इडियट कहने लगती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड फ्रैंक उसे फोन पर ध्यान भटकाने के लिए डांटता है। वह दयालु लगता है और हेनरी को पास के कैफे तक ले जाने में मदद करता है। जूली उसे हॉस्पिटल ले जाने की पेशकश करती है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि वह ठीक है और जल्द ही हेनरी को एहसास होता है कि वह वही औरत है जो लॉटरी कमर्शियल में थी। जूली के जाने के बाद फ्रैंक पेशाब करने जाता है और वहां बाथरूम की दीवार पर लगी पुरानी न्यूज़पेपर की कटिंग्स पढ़ता है। लेख में बफेलो बैंक की रॉबरी का जिक्र है, जो 1930 के दशक में प्रोहिबिशन के समय हुई थी। लूट में क्रिमिनल्स का एक गैंग शामिल था जिसने अंडरग्राउंड पैसेज इस्तेमाल किया था। ये पैसेज पास के थिएटर में जाता था।
जहां गैंग ने $multi-million हाइस्ट किया। ये देख हेनरी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह जेल में मैक्स से मिलने जाता है। वह बताता है कि उसका ड्रीम बफलो बैंक लूटना है, यही क्राइम जिसके लिए उसे गलत तरीके से कन्विक्टेड किया गया था। वह मैक्स से मदद मांगता है, लेकिन बूढ़ा आदमी इतने रिडिकुलस ड्रीम को सुनकर शॉक्ड होता है और वह अपने होम जेल छोड़ने से इनकार कर देता है। हेनरी उसे रिकंसिडर करने को कहता है कि वह नहीं चाहता कि मैक्स अपनी लाइफ वेस्ट करे और जेल में मर जाए। इसके बाद हेनरी बैंक के पास वाले थिएटर जाता है, जहां वह देखता है कि जूली अपनी टीम के साथ रशियन प्ले का रिहर्सल कर रही है। डायरेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट दिखाई देता है और जूली को पुअर परफॉर्मेंस के लिए स्कोल्ड करता है, जिससे वह फ्रस्ट्रेटेड और नाराज हो जाती है। उसके बाद वह हेनरी को नोटिस करती है और दोनों पास के कैफे की तरफ जाते हैं, जहां वह उसकी एक्टिंग की तारीफ करता है। वह फ्लैटर्ड महसूस करती है और एक्सीडेंट के लिए लॉ सूट न करने के लिए भी धन्यवाद देती है। एक और सीन में हम मैक्स को उसके पैरोल रिव्यू पे देखते हैं और हैरानी की बात यह है कि वह अच्छा व्यवहार करता है और इस बार रिलीज मिल जाती है। कुछ समय बाद हेनरी उसे लेने पहुंचता है, लेकिन मैक्स हैरान रह जाता है कि हेनरी के पास कार तक नहीं है। यह उसे इरिटेट करता है और वह जेल लौटने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी उसे काम करता है और समझाता है कि बस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद दोनों रॉबरी की प्लानिंग शुरू करते हैं और कैफे की तरफ जाते हैं, जहां मैक्स नोटिस करता है कि मैप 80 साल पुराना है। वह कहता है कि प्लान फूलिश है, क्योंकि वे इतनी आउटडेटेड न्यूज़पेपर पर भरोसा नहीं कर सकते। वह हेनरी से पूछता है कि उसके पास गन है या नहीं, लेकिन हेनरी कहता है नहीं, क्योंकि वह किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। दोनों फिर बैंक की तरफ जाते हैं, जहां वे नए कस्टमर्स बनकर प्रिटेंड करते हैं। मैक्स अपनी चार्म का इस्तेमाल करता है ताकि एम्प्लॉय बैंक के हिस्ट्री के बारे में खुलकर बता सके। वह बताता है कि जब वह बच्चा था, उसके अंकल ने अपना सारा पैसा यहाँ वॉल्ट में रखा था और कहा था कि यह जगह 300 साल तक खड़ी रहेगी। वह पूछता है कि वॉल्ट अभी भी वही जगह पर है क्या, और एम्प्लॉय कंफर्म करता है कि यहाँ सब कुछ 1891 जैसा ही है। एम्प्लॉय फिर पूछता है कि वे किस तरह का अकाउंट बनाना चाहेंगे, लेकिन दोनों कहते हैं कि सोचकर बताएंगे और चले जाते हैं। इस दौरान फ्रैंक उन्हें नोटिस करता है। फिर दोनों थिएटर की तरफ टनल ढूंढने जाते हैं और फिर से जूली से मिलते हैं। मैक्स उसे बताता है कि वह कभी एक्टर था और इसी थिएटर में परफॉर्म करता था। वह अपनी चार्म का इस्तेमाल करता है और स्टाफ मेंबर साइमन से दोस्ती कर लेता है और उससे थिएटर का टूर देने को कहता है। इस दौरान मैक्स पुराने टनल के बारे में बात करना शुरू करता है, जो कई साल पहले बनाया गया था। भला साइमन बताता है कि टनल का एग्जिट लीड एक्टर के ड्रेसिंग रूम में है, लेकिन यह 1938 में अपेरेंटली सील कर दिया गया था। मैक्स फिर खुद थिएटर में काम करने के लिए वॉलंटियर करता है और साइमन खुशी खुशी हाँ कर देता है। वहीं हेनरी और जूली बातचीत करने लगते हैं। वह पूछती है क्या मैक्स उसका पिता है, जिस पर वह इनकार करता है। फिर वह पूछती है कि वह क्या करता है। वह बताता है कि हाल ही में जेल से रिलीज हुआ है, लगता है कि वह उसे पसंद करने लगा है, इसीलिए रिहर्सल के बाद उसे डिनर पर इनवाइट करता है और वह मान जाती है। शाम को हेनरी सावधानी से अपने डेट के लिए तैयार होता है और जल्द ही रेस्टोरेंट पहुंचता है, जहां जूली देर से और स्ट्रेस्ड पहुंचती है। वह बताती है कि इस जगह से कितनी थक चुकी है और प्ले के बाद वह हॉलीवुड जाकर एक्टिंग परस्यू करना चाहती है। वह पूछती है कि वह जेल क्यों गया था, तो वह बताता है कि वह सोच रहा था कि बेसबॉल खेलेगा और उसे गलत तरीके से फ्रेम्ड किया गया। फिर वह बताता है कि वह इस बार बैंक असली में लूट करने का प्लान कर रहा है, जिससे वह शॉक्ड और अम्यूज्ड होती है। इसके बाद वे उसके घर पहुंचते हैं, जहां वह उसे स्क्रिप्ट पढ़ने और रोल के लिए प्रैक्टिस करने को कहती है। जूली उसे लीड रोल निभाने के लिए कहती है और हैरानी की बात यह है कि हेनरी बेहतरीन काम करता है, एक्टिंग में नेचुरल टैलेंट दिखाता है। एक बात दूसरी में बदलती है और वे उस रात पैशनेटली प्यार कर लेते हैं। अगले दिन हेनरी जूली को अपने घर लाता है, जहां मैक्स उसे पहले नोटिस नहीं करता और रॉबरी के बारे में बोल देता है। फिर वह पैनिक करने लगता है, लेकिन हेनरी उसे अश्योर करता है कि जूली सब जानती है और किसी को नहीं बताएगी। मैक्स उससे नाराज हो जाता है कि उसने उसे बताया, लेकिन हेनरी उसे बेकन देकर शांत कर देता है। बाद में मैक्स थिएटर में वॉलंटियर करने आता है और जल्द ही उसे एहसास होता है कि उन्हें मेल लीड के ड्रेसिंग रूम तक पहुंच बनानी होगी। इससे उन्हें पुराने टनल तक पहुंच मिल जाएगी और वे बिना किसी को नोटिस किए खुदाई जारी रख सकेंगे। मैक्स एक प्लान बनाता है कि मेल लीड को हटाकर हेनरी को रोल में रख दिया जाए, लेकिन हेनरी इसे अच्छा आइडिया नहीं समझता, क्योंकि उसे एक्टिंग का कोई नॉलेज या स्किल नहीं है। अगले दिन प्ले का मेल लीड रिजाइन कर देता है, क्योंकि उसे कहीं और बड़ा रोल ऑफर हुआ है। ये डायरेक्टर और पूरी टीम को फ्रस्ट्रेट करता है, इसलिए मैक्स सिचुएशन का फायदा उठाता है और जूली को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हेनरी रोल के लिए परफेक्ट है। वह इनकार करती है और बताती है कि हेनरी ने कभी एक्टिंग नहीं की, लेकिन मैक्स प्रेशर डालता रहता है और यह भी बताता है कि इससे उनकी रॉबरी में मदद मिलेगी। जूली को रियलाइज होता है कि मैक्स ने यह सब मिशन के लिए ऑर्केस्ट्रेट किया था।
लेकिन वह रिलक्टेंटली मान जाती है कि हेनरी के लिए रिकमेंडेशन देगी। डायरेक्टर ऑब्वियस रूप से उसे हायर करने से इनकार करता है, लेकिन हेनरी को ऑडिशन का फेयर चांस देता है। शुरुआत बहुत खराब होती है, लेकिन अंत में वह एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म करता है और सबको इम्प्रेस करता है। इस परिणाम स्वरूप हेनरी मेल लीड कास्ट होता है, जिससे उसे टनल तक पहुंच मिलती है जो बैंक के वॉल्ट तक जाती है। कुछ ही देर बाद दोनों ड्रेसिंग रूम की दीवार तोड़ते हैं और पाते हैं कि टनल सील है। वे समझते हैं कि यह अकेले करना बहुत मुश्किल है, इसलिए किसी को हायर करने का फैसला करते हैं। उस शाम वे जो से मिलते हैं, जो अपने पिरामिड स्कीम के फेल होने के बाद डिप्रेस्ड है और डेबी और बच्चे का सपोर्ट नहीं कर पा रहा। दोनों उसे अपनी हाइस्ट में रोल ऑफर करते हैं और डेस्परेट आदमी ईगरली एक्सेप्ट कर लेता है। अगले कुछ दिनों में तीनों मेहनत करते हैं टनल खोदने में, और हेनरी भी प्ले में अपने रोल की प्रैक्टिस टायरलेसली करता है। एक शाम जब वे थिएटर छोड़ते हैं तो फ्रैंक अचानक कहीं से आता है और उन्हें रोकता है। वह कहता है कि उसने उन्हें पहली बार बैंक में देखा था और थिएटर के आसपास घूमते देखा है। फ्रैंक मानता है कि उसे शक है कि वे रॉबरी प्लान कर रहे हैं, लेकिन वह स्निच नहीं करना चाहता, बल्कि वह भी इसमें शामिल होना चाहता है। वह समझाता है कि महीने में एक बार एक आर्मर्ड ट्रक पार्टनर ब्रांचेस से कैश इकट्ठा करता है और वॉल्ट में लाता है। कभी कभी इसमें 8 से 12 मिलियन डॉलर जमा होते हैं, इसलिए वह अपने आप को उनका इनसाइड मैन ऑफर करता है। वादा करता है कि सिक्योरिटी बाईपास करने और अलार्म डिसेबल करने में मदद करेगा, लेकिन ट्रियो को शक होता है कि यह कोई ट्रैप हो सकता है और वे फ्रैंक से पूछते हैं कि वह यह सब क्यों कर रहा है। फ्रैंक खुलता है और बताता है कि सालों पहले उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हुई थी और बैंक में अपनी 30 साल की सर्विस के बावजूद उन्हें कोई मदद नहीं मिली। उसने अपनी सारी रिटायरमेंट सेविंग्स उसके ट्रीटमेंट पर खर्च कर दी, लेकिन वह बीमारी से सकम कर गई। उसे दिल टूट गया और वह पेनीलेस रह गया। वह बताता है कि वह बस 2 हफ्ते में रिटायर होने वाला है, इसीलिए वह अपनी रिटायरमेंट फंड सिक्योर करना चाहता है। उसकी कहानी सुनकर ग्रुप उसे सिंपैथाइज करता है और अंत में उसे प्लान में शामिल करने के लिए मान जाता है। अगले दिन थिएटर में रिहर्सल हो रहा है जैसा हमेशा होता है, लेकिन डायरेक्टर जूली को इमोशन की कमी के लिए लगातार स्कोल्ड करता है। वह कहता है कि उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया, इसलिए वह फीलिंग्स को समझती नहीं। इससे वह बहुत बुरी तरह फील करती है और रोने लगती है। फिर वह वहां से चली जाती है और हेनरी उसका पीछा करता है। वह उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बताती है कि वह डैम अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन लोग हमेशा कहते रहे कि वह आइस की तरह ठंडी है। हेनरी उसे भरोसा दिलाता है कि वह ठंडी नहीं है और उसे चूम लेता है। लगता है उनकी रिलेशनशिप गहराती जा रही है। उस रात हेनरी और मैक्स हाइस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होता है। हेनरी खोलता है और शॉक्ड हो जाता है। वहां जो होता है उसके ट्रबलसम फ्रेंड एडी के साथ। पता चलता है कि जो ड्रंक था ने सब कुछ एडी को बता दिया। अब एडी हाइस्ट में शामिल होना चाहता है। मैक्स उसे तुरंत पसंद नहीं करता और बताता है कि जो शायद बस बकवास बोल रहा है और वे कुछ प्लान नहीं कर रहे, लेकिन एडी उसे नहीं मानता। दोनों में हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है। चीजें ऑलमोस्ट फिजिकल फाइट तक पहुंच जाती हैं, लेकिन हेनरी समय पर इंटरवीन करता है और रिलक्टेंटली एडी को प्लान में शामिल करने के लिए मान जाता है। अगले दिन हेनरी थिएटर पहुंचता है और पाता है कि प्ले की प्रीमियर उसी रात को शिफ्ट कर दी गई है जब रॉबरी होनी है। यह उसे मुश्किल स्थिति में डाल देता है, क्योंकि वह जूली से प्यार करने लगा है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मैक्स उसे याद दिलाता है कि वही उसे जेल से निकालकर हाइस्ट में शामिल किया था, इसलिए अब पीछे हटना संभव नहीं है। शाम को हेनरी जूली को बताता है कि उन्हें शो की पहली रात ही बैंक लूटनी होगी, जिसका मतलब है कि उसे उसके बाद निकलना होगा। यह सुनकर वह गुस्से में आ जाती है, खासकर इसलिए क्योंकि हेनरी अब प्ले का लीड है, तो प्ले उसके बिना नहीं होगा। वह सोचती है कि हेनरी ने उसे थिएटर में घुसने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन हेनरी उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा नहीं है। वह उसे रॉबरी के बाद कैलिफोर्निया मिलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इनकार कर देती है और कहती है कि उसके जाने में कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिन बाद बड़ी रात आती है और थिएटर में सभी प्रीमियर की तैयारी में व्यस्त हैं। वहीं बैंक में मनी ट्रक पहुंचता है और वॉल्ट में कैश जमा करता है। उसके बाद फ्रैंक सिग्नल देता है। हेनरी प्ले में परफॉर्म करता रहता है, लेकिन जैसे ही उसका सीन खत्म होता है वह जल्दी से अपने दोस्तों की मदद करने भागता है। मैक्स, जो और एडी के साथ टनल में हाइस्ट शुरू करता है, लेकिन जो फिर से बीमार पड़ता है और उल्टी करता है, जबकि एडी, जो मशीनरी में स्किल्ड लगता है, वेल्डिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर वॉल्ट में प्रवेश करता है। बाद में वे वॉल्ट खोलने में सफल होते हैं और बड़ी रकम चुराते हैं। सब कुछ स्मूथ चलता है जब वे कैश सैक्स में रखते हैं और ड्रेसिंग रूम में ले जाते हैं, लेकिन अचानक एडी अपना असली रंग दिखाता है और मैक्स पर गन तान देता है, उसे हटने का आदेश देता है। फिर वह जो को कहता है कि सारी रकम कार में लोड कर दें ताकि वे निकल सकें। जो उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उनके पास अपनी शेयर्स पहले ही हैं, लेकिन एडी मानने को तैयार नहीं होता। इस समय हेनरी कमरे में प्रवेश करता है
एडी उसे भी थ्रेटन करता है और गन से मैक्स पर वार करता है, लेकिन मैक्स जल्दी उठता है और एडी को डिसआर्म कर देता है। दोनों गन के लिए स्ट्रगल करते हैं और झगड़े में अचानक गन चल जाता है और हेनरी की लेग में चोट लगती है। बाद में मैक्स एडी को नॉकडाउन करता है और उसे गैग और टाई करके टनल में छोड़ देता है। इसके बाद बाकी गैंग पैसे कार में ले जाती है और निकल जाती है, लेकिन रास्ते में हेनरी अचानक रोकने को कहता है कि उसे थिएटर लौटना है। जो कंफ्यूज्ड है, लेकिन मैक्स उसकी सिचुएशन समझता है और उसे जाने देता है। हेनरी जल्दी थिएटर लौटता है और प्ले को इंटरप्ट करता है। उसकी लेग ब्लीडिंग है। एक साहसिक मूव में वह पब्लिक रूप से जूली के लिए अपने प्यार का इजहार करता है, जिससे वह और ऑडियंस दोनों स्पीचलेस हो जाते हैं। संयोग से यह कहानी प्ले की कहानी से भी मेल खाती है, जिससे ऑडियंस एक्साइटेड हो जाती है। गुस्साई जूली हेनरी से जाने को कहती है, लेकिन वह इनकार करता है और कहता है कि उसे मॉस्को मिलने आए। वह इनकार करती है, लेकिन ऑडियंस चीरिंग शुरू कर देती है कि वह उसे स्वीकार करे। डायरेक्टर भी इंट्रीग्ड होता है, तो वह लाइट्स डिम करता है और जूली से जवाब देने के लिए कहता है। जूली जोर से हाँ नहीं कहती, लेकिन अचानक उसकी मुस्कान दिखाती है कि उसने हाँ कर दिया। फिर वह उसके पास झुकती है और चूमने लगती है, लेकिन इससे पहले कि हम देख पाएं क्या होता है, फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।